नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य के टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में। आज 2 जुलाई है और आज भी हम रोज की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध रोज के समसामयिक विषयों से होता है। इससे पहले हम पहले प्रश्न पर चलें या पिछली वीडियो के अंदर पूछे गए प्रश्न पर चलें तो आज देखते हैं कि आज का एक मोटिवेशनल सुविचार क्या होगा। तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से संबंधित है। उन्होंने एक शब्द कुछ लाइनें बोली जिसमें उनका ये लाइनें हैं कि सपने सच हो इसके लिए सपने देखना जरूरी है। ये लाइनें उनकी एक प्रमुख पुस्तक, उनके द्वारा रचित एक पुस्तक है अग्नि की उड़ान, वहाँ से ली गई है कि सपने सच हो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सपने देखें और उन सपनों को प्राप्त करने के लिए निरंतर लगे रहें। यह कहना था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। तो इसी के साथ ही चलते हैं पिछली वीडियो के अंदर पूछे गए प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो प्रश्न कुछ इस तरह से था, टोक्यो 2020 की भारतीय ओलंपिक टीम के आधिकारिक गीत के संगीतकार कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मोहित चौहान। जिन लोगों ने भी इसका उत्तर मोहित चौहान दिया है वह बिल्कुल सही है और सटीक आंसर है। तो इसी तरीके से चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग में किस देश को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया है? तो ऑप्शंस थे बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या ईरान। तो इसका सर्वविदित आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान को अभी एफएटीएफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग हुई जिसमें पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मुताबिक पाकिस्तान 27 सूत्रीय कार्रवाई योजना को शुरू करने के में विफल रहा और एफएटीएफ के अध्यक्ष के मुताबिक पाकिस्तान को जो सुझाव दिए गए थे उनमें से उसने काफ़ी प्रगति की, लेकिन उसमें 27 में से 26 शर्तों को ही उसने पूरा किया है। लेकिन अभी उसे आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराने और उन्हें सज़ा देने की दिशा में काम करना अभी बाकी है। इसके साथ ही देखें तो एफएटीएफ क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है? तो यह एक 1900 माफ कीजिएगा 1989 में गठित पेरिस में G7 समिट में इसका गठन किया गया था। इसका गठन कब किया गया था? जुलाई 1989 में पेरिस में किया गया था। पेरिस में हुआ था G7 का सम्मेलन और तब इसका गठन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य जो था वो था मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने हेतु उपाय करना और इसे ग्लोबल फाइनेंशियल वॉचडॉग कहा जाता था उस समय। और अभी वर्तमान में इसका मुख्यालय पेरिस में ही है और इसमें कुल 39 सदस्य देश हैं जिसका भारत भी एक सदस्य देश है और सऊदी अरब 39वें सदस्य के रूप में पहला खाड़ी देश बना है इसका और जिसे पिछले वर्ष इस संगठन का सदस्य बनाया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग इसका शुरुआती काम था, मनी लॉन्ड्रिंग की देखरेख करना, लेकिन बाद में इसके कार्यों में बढ़ोतरी की गई और जो टेरर फंडिंग है उसको भी इसमें शामिल किया गया। ग्रे लिस्ट में देखें तो एफएटीएफ की इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट को ही ग्रे लिस्ट कहा जाता है। एफएटीएफ द्वारा ग्रे लिस्ट में उन देशों को शामिल किया जाता है जो कि अपने देश में फाइनेंशियल सिस्टम को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के गतिविधियों को बढ़ावा देने के उपयोग देते हैं। इन्हें ग्रे लिस्ट में शामिल कर यह संकेत दिया जाता है कि इन गतिविधियों को ना रोकने पर वे ब्लैक लिस्ट हो सकते हैं। इसी तरह से देखा जाए तो ब्लैक लिस्ट में आना या ब्लैक लिस्ट होना क्या होगा? तो जो देश आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों को पूर्ण और प्रत्यक्ष रूप से समर्थन करते हैं उन्हें ब्लैक लिस्ट में सूचीबद्ध किया जाता है। अर्थात इन देशों में मौजूद फाइनेंशियल सिस्टम की मदद से आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिलता है। वहीं यदि देखा जाए तो चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जून, 27 जून, 29 जून या 1 जुलाई। तो इसका सर्वविदित उत्तर है 29 जून। तो हाल ही में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी नेशनल स्टैटिक्स डे 2021 मनाया गया और ये इसके विषय में अगर हम देखें तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का विषय, ये जो थीम रहा है वो क्या रहा है? सतत विकास लक्ष्य SDG 2, भुखमरी की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा हासिल करना और पोषण में सुधार तथा टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। इस वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का मुख्य आयोजन नीति आयोग नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वेबकास्टिंग के माध्यम से किया जा रहा है। इसी प्रकार देखा जाए तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस क्या है? तो सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति तैयार करने में सांख्यिकी के महत्व के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से देश में प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह
प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारत के प्रख्यात सांख्यिकीविद दिग्गज डॉक्टर प्रशांत चंद्र महालनोबिस यानी कि पीसी महालनोबिस की जन्मतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। गौरतलब है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना इन्हीं के द्वारा तैयार की गई थी। सांख्यिकी में इनके महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2007 में उनकी जन्मतिथि के अवसर पर हर वर्ष 29 जून का दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था। प्रत्येक वर्ष सांख्यिकी दिवस सामयिक राष्ट्रीय महत्व की विषय वस्तु के साथ मनाया जाता है, जो चयनित क्षेत्रों में सुधार लाने के उद्देश्य से कई कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों के द्वारा वर्ष भर चलता रहता है। इसी के साथ ही अगर देखें तो इस अवसर पर प्रोफेसर पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता को सम्मानित किया जाता है। इस राष्ट्रीय पुरस्कार का गठन 2019 में किया गया था। उल्लेखनीय है कि विश्व सांख्यिकी दिवस यानी कि वर्ल्ड लेवल पर अगर स्टैटिक्स डे मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? वह मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को यह मनाया जाता है। तो इसी प्रकार फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स के रूप में भी जाने जाते हैं प्रशांत चंद्र महालनोबिस। चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड बना अशोका होटल, ताज होटल, नटराज होटल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ताज होटल। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी के अनुसार प्रतिष्ठित ब्रांड ताज को ब्रांड फाइनेंस द्वारा दुनिया भर में सबसे मजबूत होटल ब्रांड का दर्जा दिया गया है। यह घोषणा दुनिया की अग्रणी ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी ब्रांड फाइनेंस ने अपनी वार्षिक होटल 50 2021 रिपोर्ट में किया। तो रिपोर्ट का क्या नाम है? होटल 50 2021 रिपोर्ट में की है। यह रिपोर्ट दुनिया भर में सबसे मूल्यवान और मजबूत होटल ब्रांडों को चिन्हित करता है। ताज होटल की बात करें तो यह लग्जरी होटलों की एक श्रृंखला है जो इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड की सहायक कंपनी है, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इस होटल को टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा द्वारा 1903 में स्थापित किया गया था। इस प्रकार यह टाटा समूह का एक हिस्सा है। यह कंपनी 100 से अधिक होटल और होटल रिसोर्सेज संचालित करती है। 84 होटल भारत में काम कर रहे हैं, जबकि 16 मलेशिया, मालदीव, भूटान, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, यूके, यूएई, अमेरिका और जाम्बिया के जैसे अन्य देशों में काम कर रहे हैं। इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड की बात करें तो यह एक भारतीय हॉस्पिटैलिटी कंपनी है। यह होटल, जंगल सफारी रिसॉर्ट्स, महलों, स्पा और इन फ्लाइट कैटरिंग सेवाओं के पोर्टफोलियो का प्रबंधन करता है। इसकी स्थापना 1868 में जमशेद जी टाटा द्वारा की गई थी और यह टाटा समूह की सहायक कंपनी है। इसके अलावा यह भारत और दुनिया के 80 स्थानों में 196 से अधिक इसके होटल हैं। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की सुर्खियों में रहा बर्मीज अंगूर का संबंध किस राज्य से है? असम, पंजाब, केरल, मणिपुर। तो इसका उत्तर होगा असम। किस राज्य से है? असम राज्य से है। तो अभी हाल ही में APEDA ने दुबई के लिए बर्मी अंगूर या जिसे लैटिको कहा जाता है के निर्यात को सुगम बनाया है। पूर्वोत्तर राज्य में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ की निर्यात क्षमता में सुधार के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए बर्मी अंगूर, जिसे असमिया भाषा में लैटिको के रूप में जाना जाता है, का एक शिपमेंट गुवाहाटी से हवाई मार्ग के द्वारा दुबई में निर्यात किया गया है। यह कार्य APDA पंजीकृत कीगा एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से हुआ है। उल्लेखनीय है कि बर्मी अंगूर या लैटिको विटामिन C और आयरन से भरपूर होते हैं। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो APDA का योगदान जो असमीय क्षेत्र में या पूर्वोत्तर राज्यों में रहा है कृषि के निर्यात के लिए, तो उसका एक पूरा एक मानचित्र और एक जो पूरा एक खाका तैयार किया है किसने? पूर्वोत्तर राज्यों के लिए किसने तैयार किया? APDA ने तैयार किया। और अभी हाल ही में APDA ने असम से संयुक्त राज्य अमेरिका को लाल चावल की पहली खेप का निर्यात करने में मदद की थी। वहीं आयरन से भरपूर लाल चावल असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में बिना किसी रासायनिक खाद के उगाया जाता है। वहीं चावल की इस किस्म को बाओ धान भी कहा जाता है, जो असमिया भोजन का एक अभिन्न अंग है। APDA ने लंदन को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्रमाणित गेजी नीमो यानी कि जो असम का एक नींबू होता है जिसको क्या कहा जाता है? गेजी नीमो
का भी निर्यात करने में सहायता की थी। अब तक लगभग 40 मीट्रिक टन असम नींबू का निर्यात किया जा चुका है। तो गेजी नींबू मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है, जो कि लंदन को निर्यात किया गया था। वहीं अगर एपीडीए की बात करें, यानी कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की बात करें, जिसे अंग्रेजी में एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी कहा जाता है, की स्थापना दिसंबर 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत यानी कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट के अंतर्गत भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा की गई थी। एपीडीए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अधीन स्थापित एक अथॉरिटी है, एक प्राधिकरण है। इसे फल, सब्जियां और उनके उत्पाद, इसके साथ साथ मांस और मांस उत्पाद, पोल्ट्री उत्पाद, डेयरी उत्पाद, कन्फेक्शनरी उत्पाद, बिस्कुट और बेकरी उत्पाद, शहद, गुड़ और चीनी उत्पाद, कोको आदि उत्पादों के निर्यात, संवर्धन और विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी के साथ ही देखें तो इसके अलावा एपीडीए को सभी प्रकार के चॉकलेट, मादक पदार्थ और गैर मादक पदार्थ यानी कि जो नशीले पदार्थ होते हैं, अनाज और अनाज उत्पाद, मूंगफली और अखरोट, अचार, पापड़ और चटनी इत्यादि जो हर्बल औषधीय पौधे हैं, जैसे उत्पादों के निर्यात, संवर्धन और विकास की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इसी प्रकार अगला और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि फुकुओका पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो साजन प्रकाश, सज्जन सिंह, पी साईनाथ या विनोद दुआ। तो इसका उत्तर होगा पी साईनाथ। प्रसिद्ध पत्रकार हैं पी साईनाथ को फुकुओका पुरस्कार 2021 के 3 प्राप्तकर्ताओं में से एक के रूप में चुना गया है। साईनाथ को फुकुओका पुरस्कार का ग्रैंड प्राइज मिलेगा। एकेडमिक प्राइज जो है ये जापान के प्रोफेसर किसीमोतो मियो को दिया जाएगा। इसका जो एकेडमिक पुरस्कार होगा वो किसको दिया जाएगा? जापान के प्रोफेसर किसीमोतो को दिया जाएगा और ग्रैंड प्राइज पी साईनाथ को दिया जाएगा। वहीं कला और संस्कृति का पुरस्कार थाईलैंड की फिल्म निर्माता प्रवदा यून को दिया जाएगा। फुकुओका पुरस्कार समिति के सचिवालय ने पी साईनाथ को फुकुओका पुरस्कार के ग्रैंड प्राइज के बहुत योग्य प्राप्तकर्ता के रूप में वर्णित किया है। पी साईनाथ उन्हें ग्रामीण भारत पर उनके लेखन और टिप्पणियों के माध्यम से ज्ञान का एक नया रूप बनाने और नागरिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उनके काम के लिए सम्मानित किया जाएगा। वहीं यदि हम बात करें कि फुकुओका पुरस्कार क्या है, तो यह पुरस्कार शहर और फुकुओका शहर और फुकुओका सिटी इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा स्थापित एक पुरस्कार है। यह एशियाई संस्कृति के संरक्षण और निर्माण में व्यक्तियों या संगठनों के काम का सम्मान करने के लिए दिया जाता है। फुकुओका पुरस्कार में 3 प्रकार की श्रेणियां हैं: ग्रैंड प्राइज, शैक्षणिक पुरस्कार और कला और संस्कृति पुरस्कार। तो फुकुओका ने 1989 में एशिया प्रशांत क्षेत्र के बीच इंटरैक्शन की अवधारणा के साथ एशिया प्रशांत प्रदर्शनी का भी आयोजन किया है। एशियाई संस्कृतियों को बढ़ावा देने और जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिष्ठित लोगों को प्रतिवर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है। ग्रैंड प्राइज की बात करें इसमें, तो बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस, इतिहासकार रोमिला थापर और सरोद वादक अमजद अली खान को ग्रैंड प्राइज से नवाजा जा चुका है और अब तक 11 भारतीयों को फुकुओका पुरस्कार मिल चुका है। इसके अतिरिक्त देखें तो पी साईनाथ कौन है? तो वह भारतीय पत्रकार और एवरीबडी लव्स अ गुड ड्राउट नामक पुस्तक के लेखक भी हैं। वह किसानों के मुद्दों पर सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे हैं और संयुक्त एकता मोर्चा का समर्थन भी करते हैं, जो भारत में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व करता है। उन्हें 2007 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, क्योंकि उनका मानना है कि पत्रकारिता लोगों के लिए है, शेयर धारकों के लिए नहीं। उन्होंने 2014 में पीपल्स आर्चिव ऑफ रूरल इंडिया की स्थापना की थी, जो भारत में सामाजिक और आर्थिक असमानता, गरीबी, ग्रामीण मामलों, गरीबी और वैश्विककरण के बाद पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक ऑनलाइन मंच है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 किस देश में शुरू किया गया? तो ऑप्शंस हैं भारत, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल। तो इसका सीधा सा आंसर है स्पेन। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल इवेंट है। इसकी शुरुआत 28 जून को बार्सिलोना, स्पेन में हुई। यह सबसे बड़े ट्रेड शो में से एक है जो कोविड-19 महामारी के बीच हाइब्रिड रूप से आयोजित किया जा रहा है। हाइब्रिड का मतलब फिजिकल लोग भी पहुंचे हैं, लेकिन कम संख्या में, फिजिकली कम संख्या में पहुंचे हैं, और उसके अतिरिक्त यह मुख्य रूप से ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। इस साल इस इवेंट में नोकिया, गूगल, फेसबुक, जियोमी
और सोनी जैसे ब्रांड शामिल हो रहे हैं। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस क्या है? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना दूरसंचार उद्योग में नवाचारों पर केंद्रित एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसे GSMA द्वारा होस्ट किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रमुख दूरसंचार ऑपरेटरों, घटक निर्माताओं यानी कि जो मोबाइल कंपोनेंट्स के प्रोड्यूसर्स होते हैं वो, स्मार्टफोन कंपनियां, मीडिया और दुनिया भर के दूरसंचार मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया है। इसके अतिरिक्त देखें तो GSM एसोसिएशन क्या है? तो GSMA को मोबाइल संचार के लिए वैश्विक प्रणाली भी कहा जाता है। यह एक उद्योग संगठन है जो दुनिया भर में मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। लगभग 750 मोबाइल ऑपरेटर GSMA के पूर्ण सदस्य हैं, जबकि 400 कंपनियां सहयोगी सदस्यों के रूप में इसमें कार्यरत हैं। तो GSMA उद्योग कार्यक्रमों, कार्य समूहों और उद्योग समर्थन पहलों के माध्यम से अपने सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो अगला और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय शूद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शंस हैं आपके सामने 26 जून, 27 जून, 29 जून या 30 जून। तो इसका उत्तर होगा 30 जून को, क्योंकि तो हर साल 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय शूद्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे कब मनाया जाता है? 30 जून को मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शूद्र ग्रह दिवस 30 जून 1908 को हुई साइबेरियन तुंगुस्का घटना की वर्षगांठ पर आयोजित किया जाता है। तुंगुस्का घटना क्या थी या तुंगुस्का इवेंट क्या है? तो यह इवेंट मानव इतिहास में दर्ज सबसे बड़ा ज्ञात विस्फोट है। 30 जून 1908 को बैकाल झील में रूसी लोगों ने नीले प्रकाश का एक स्तंभ देखा जो सूरज के समान आकाश में घूम रहा था। 10 मिनट बाद उसमें तोप खाने की आग जैसे आवाज़ें सुनाई दी। इस घटना में 3 स्थानीय लोगों की मौत हो गई और लगभग 80 मिलियन पेड़ गिर गए थे। इस दिन को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शूद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शूद्र ग्रह दिवस मनाने का संकल्प 2016 में संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत किया गया था। इस दिन को विनाशकारी प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए चिन्हित किया जाता है। जब एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराता है तब क्या स्थिति होगी, उस चीज़ की जागरूकता और उसे चिन्हित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि सुर्खियों में रहा बैहेतन जल विद्युत संयंत्र किस देश में है? तो भारत, चीन, जापान, बांग्लादेश। तो इसका उत्तर होगा चीन में है। चीन ने विशाल बैहेतन जल विद्युत संयंत्र की 2 इकाइयों को ऑपरेशनलाइज किया है, जो दुनिया भर में निर्माणाधीन सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। बैतेहन जल विद्युत परियोजना या बैहेतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो इस पनबिजली परियोजना का निर्माण चाइना 3 गोर्सेज कॉरपोरेशन ने किया है, जो दुनिया में सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्लांट का संचालक है। यांगसी नदी की अगर बात करें तो यह एशिया की सबसे लंबी और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। यह नदी पूरी तरह से एक देश के भीतर बहने वाली दुनिया की सबसे लंबी नदी भी है। तो यह किस नदी पर बनाया जा रहा है? यह प्रोजेक्ट ये यांगसी यांग नदी पर बनाया जा रहा है, जो दुनिया की सबसे लंबी जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। यह तिब्बत पठार के तांगगुला पर्वत में जरी पहाड़ी से निकलती है और पूर्वी चीन सागर में बहते हुए पूर्व दिशा में 6300 किलोमीटर तक बहती हुई गिरती है। तो यह इसे दुनिया में डिस्चार्ज वॉल्यूम के हिसाब से 6ठी सबसे बड़ी नदी माना जाता है। जिन्सा नदी की बात करें तो यह यांगतीसी नदी में ऊपरी हिस्से का चीनी नाम है। यह नदी पश्चिमी चीन में किंघई, सिचुआन और यूनान प्रांतों में बहती है। यह टाइगर लिपिंग गार्ज से होकर गुजरती है और यह पनबिजली पैदा करने में महत्वपूर्ण नदी भी है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो जिन्सा नदी पर दुनिया के कई सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाए गए हैं। अगला और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि किस संस्था ने भारत में नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स मॉडल पर एक अध्ययन जारी किया है? तो नीति आयोग, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा नीति आयोग। क्या होगा इसका उत्तर? नीति आयोग। तो भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने देश में नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स मॉडल पर एक व्यापक अध्ययन जारी किया है। इसे गैर लाभकारी अस्पतालों पर शोध आधारित निष्कर्ष प्रस्तुत करता है, जो निजी अस्पतालों और केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं के साथ तुलना करता है। यह गैर लाभकारी अस्पतालों द्वारा लागू लागत नियंत्रण रणनीतियों पर भी चर्चा करता है। नीति आयोग की यहीं अगर हम चर्चा करें तो यह 1 जनवरी 2015 को थिंक टैंक के रूप में अस्तित्व में आए। नीति आयोग का मुख्य
कार्य न्यू इंडिया के निर्माण का विजन एवं इसके लिए रणनीतिक मसौदा बनाना तथा कार्य योजना तैयार करना है। नीति की फुल फॉर्म क्या है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसी के साथ देखा जाए तो केंद्र सरकार की नीति निर्धारण संस्था के रूप में नीति आयोग देश भर में सुझाव आमंत्रित करके जन भागीदारी एवं राज्य सरकारों की भागीदारी में नीतियां बनाने का काम करता है। तो वहीं अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री ने योजना आयोग को भंग करने की घोषणा की थी और उसके बाद योजना आयोग के भंग करने के साथ ही पंचवर्षीय योजना का युग भी समाप्त हो गया और इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे तथा वर्तमान में राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं और अमिताभ कांत इसके सीईओ हैं एवं अध्यक्ष जो होते हैं नीति आयोग के वह भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसी के साथ ही अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न और इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस श्रेणी के बैंकों के लिए आउटसोर्सिंग के लिए दिशा निर्देश जारी किए? तो पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सहकारी बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक? तो इसका उत्तर होगा सहकारी बैंक। तो भारतीय आरबीआई ने वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में उत्पन्न होने वाले जोखिमों के प्रबंधन के लिए सहकारी बैंकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इन दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक को आउटसोर्स गतिविधियों का नियंत्रण बनाए रखना चाहिए और 6 महीने के भीतर दिशा निर्देशों के अनुसार आउटसोर्सिंग करना चाहिए। इसके अलावा इसने यह भी कहा कि सहकारी बैंकों के सीईओ और वरिष्ठ प्रबंधन सभी आउटसोर्सिंग गतिविधियों के जोखिमों के मूल्यांकन के लिए भी जिम्मेदार होंगे। तो ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। चलते हैं वीडियो के अंत में पूछे जाने वाले प्रश्न पर। तो इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने? ऑप्शन है साजन प्रकाश, सज्जन सिंह, राहुल कुमार या कुमार आदित्य। तो इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।